हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको एलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ाया था। एलिंगम डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि कौन सा मेटल किस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि एलिंगम डायग्राम में जिस मेटल का ग्राफ नीचे रहता है या जिस मेटल ऑक्साइड का लाइन नीचे रहता है, नहीं वो अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा सकता है। ये मैंने आपको बताया था। अब आज के क्लास में देखें हम लोग, तो आज के क्लास का हम लोग का टॉपिक है मेनली एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, यानी कि लोहे का निष्कर्षण उसके अयस्क से हमको करना है। ठीक है, यानी लोहे का अयस्क पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। लोहे का अयस्क पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। अब उस अयस्क में से हम लोहे को कैसे बाहर निकालेंगे, नहीं उसी के बारे में आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। चलो, तो हम लोग पहले मेटलर्जी का 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हम लोग का मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो मैंने टॉपिक भी लिख दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ? लोहे का निष्कर्षण। लोहे का निष्कर्षण, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग को लोहे का निष्कर्षण पढ़ना है उसके अयस्क से। कैसे हम लोग लोहे के अयस्क से शुद्ध लोहे को कैसे बाहर निकालेंगे, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो देखते हैं। देखा जाए सबसे पहले हम लोग देखें अगर, तो कुछ हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ने से पहले। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पर आएंगे। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग को पहला लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड का अवकरण। ठीक है, हमको क्या करना है? आयरन ऑक्साइड का अवकरण। चलो भाई, तो आयरन ऑक्साइड कितने तरह के हो सकते हैं उनके बारे में पहले सोचो। नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो तो आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड का मतलब FeO भी हो सकता है, आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe2O3 भी दे सकता है, और आयरन ऑक्साइड का मतलब Fe3O4 भी दे सकता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म में आपको आयरन ऑक्साइड दिखाई देंगे। FeO फॉर्म में भी दिखाई देगा, Fe2O3 फॉर्म में भी दिखाई देगा, और Fe3O4 में भी दिखाई देगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आपका Fe3O4 है बाबू, ध्यान रखना कि जो तुम्हारा Fe3O4 है वो, नहीं ये Fe3O4 इन दोनों कॉम्बिनेशन है। किसका किसका? FeO और प्लस Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है। तुम मिला सकते हो, यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Fe2 है, तो 2 और 1 3, तो 3 यहाँ पर Fe आ गया, और ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ये हम लोग का जो है मिक्स्ड ऑक्साइड है। ध्यान रखना किसका किसका मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का। फेरस और फेरिक ऑक्साइड मिलते हैं तब जाके Fe3O4 आपका बनता है। ये हमको समझना है पहले। तो कभी भी आयरन ऑक्साइड बोलता है तो आयरन ऑक्साइड में 3 तरह के ऑक्साइड जनरली हम लोग को पाए जाते हैं। एक FeO फेरस ऑक्साइड, एक हम लोग का फेरिक ऑक्साइड, और एक इन दोनों को मिलाकर मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोग को। दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखा जाता है, यहाँ लिखा हुआ है आयरन ऑक्साइड का अवकरण का मतलब, नहीं हमको आयरन ऑक्साइड का अवकरण कराना है। तो अवकरण का मतलब क्या होता है, नहीं तो हम लोग समझ लेते हैं अवकरण का मतलब। देखो तो अगर हम लोग बात करते हैं अवकरण की नॉर्मली, तो आप जानते हो अवकरण, हम लोग बस थोड़ा सा बस बता रहे हैं। अवकरण का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन, तो अगर हम बोलते हैं कि किसी का रिडक्शन हो रहा है, नहीं किसी एलिमेंट का या किसी एटम का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने का मतलब होता है कि वो एलिमेंट या वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? घट जाएगा। ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है। तो ये हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि कोई भी बोलता है कि रिडक्शन है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? घट जाता है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो,
जैसे हम लेते हैं यहाँ पर Na और प्लस यहाँ से लेते हैं Cl। अब Na और Cl जो आपस में मिलते हैं तो बनते क्या है, NaCl। तो यहाँ पर Na पर प्लस रहता है और Cl पर माइनस रहता है। यहाँ पर जब ये अभिकारक हैं तो दोनों उदासीन है, सोडियम उदासीन है तो इस पर आवेश क्या है, 0। क्लोरीन अभी उदासीन है तो इस पर आवेश क्या है, 0। नहीं, अभी दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ जाके दोनों चिपक गए, तो चिपक गए इसका मतलब क्या हुआ, एक पर धन आवेश आया, एक पर ऋण आवेश आया। सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो Na पर प्लस और क्लोरीन पर क्या आएगा, माइनस आएगा। Na पर प्लस और क्लोरीन पर क्या आएगा बाबू, माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखो तो इसका अगर देखोगे तुम तो 0 से कितना हुआ है, +1 हुआ है। 0 से कितना हुआ है, +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 यानी कि क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है, ध्यान रखना, हम क्या कहेंगे कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लोरीन का देखो तो 0 है और 0 से कितना हो गया, -1। यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है यानी -1 हो गया। तो 0 से माइनस हो गया यानी घट गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है उसी का क्या होता है, रिडक्शन यानी कि अवकरण, ध्यान रखना है। नहीं तो क्लोरीन यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए उससे प्लस आता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए उससे माइनस आता है। तो रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, रिडक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घटेगा। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बाबू, घटेगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अब हम आते हैं प्रीवियस पेज पे। प्रीवियस पेज को समझने की कोशिश करो। पहले तो मैंने बताया कि आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या क्या समझना है। तो आयरन ऑक्साइड का मतलब 3 तरह के ऑक्साइड होंगे, FeO, Fe2O3 और Fe3O4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन ऑक्साइड का कोई कहता है कि अवकरण, नहीं कोई बोला है कि आयरन ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। तो आयरन ऑक्साइड का अवकरण होगा, इसका मतलब हुआ कि जरूर इधर जो रिएक्टेंट में आयरन ऑक्साइड है, नहीं और प्रोडक्ट में जो आयरन ऑक्साइड है, इधर से इधर जब हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घटेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई, तो घटेगा। चलो FeO, फेरस ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये अकेला है यानी क्या है, 0। यहाँ पर देखो तो +2 से क्या हुआ, 0 हुआ ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर घट रहा है तो इस रिएक्शन में जब FeO Fe में बदलेगा तो हम क्या कहेंगे कि Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यानी कि अवकरण हो रहा है, ध्यान रखना है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो हम क्या कहते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। चलो यहाँ पर तुम निकाल के देख सकते हो Fe2O3 में, तो कैसे निकालते हैं, याद है Fe2O3 का हम निकाल के यहाँ दिखाते हैं। देखो 2x, हम लोग इसको मानेंगे 2x और इसका कितना हो जाएगा, -2 होता है, तो -2 गुना 3 -6 = 0। यहाँ से क्या आएगा, 2x बराबर 6/2, काट दो कितना आएगा, 3। तो यहाँ से तुमको 3 आ गया। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बाबू, तो +3 है। और यहाँ पर FeO में तो तुम जानबे करते हो इसका x, इसका -2, तो x बराबर क्या आएगा, +2। तो यहाँ से इसका कितना है, +2। तो देख लो यहाँ भी +3 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। तो इस रिएक्शन में भी अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, Fe2O3 का Fe2O3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। और यहाँ पर कितना हो गया, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर Fe2O3 जो है, इस Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन, जब भी कोई बोलता है कि आयरन ऑक्साइड का अवकरण, आयरन ऑक्साइड के अवकरण में क्या क्या हो सकता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आयरन ऑक्साइड का मतलब मैंने बता दिया कि आयरन ऑक्साइड का मतलब FeO, Fe2O3, Fe3O4, 3 तरह के आयरन ऑक्साइड हमको देखने को मिलेंगे। पहला बात दम दिमाग में रखना होगा। दूसरा बात बोला गया कि अवकरण करना है, नहीं तो अवकरण का मतलब क्या होगा ये समझना है। तो अवकरण का मतलब बताया गया कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें एलिमेंट का या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, नहीं यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। नहीं तो देख लो अगर बोलते हैं कि आयरन FeO का अवकरण हो रहा है, तो FeO का अवकरण का मतलब हुआ कि FeO का अवकरण कब होगा, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से इधर कम होगा। तो देखो तो FeO को हम Fe लिखे हैं, तो इस रिएक्शन को हम अवकरण कह सकते हैं किसका, FeO का अवकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है इस रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन +2 से क्या हुआ, 0 हुआ। नीचे आ जाओ,
मान लो तुमको कोई दे दिया कि Fe2O3 बदल रहा है FeO में और बोले कि देखो Fe2O3 का हम यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे हैं, तो क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका क्या है कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो इधर और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो इधर, दोनों तरफ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दोगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है इसका मतलब हुआ कि Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर निकाल के देख लो, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो हम लोग का Fe2O3 बदल रहा है Fe3O4 में। चलो तो यहाँ पर तो अभी निकाले कि यहाँ पर कितना होता है बाबू, +3 है। नहीं, अब यहाँ पर तुम निकाल के चेक कर लो Fe3O4 में, तो कैसे निकालोगे? Fe3O4 में तुमको निकालना है तो Fe3, तो यहाँ पे क्या मान लो 3x, और इसका होता है ऑक्सीजन का -2, तो -8 = 0। x = तुमको क्या आ जाएगा 8/3, जिसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूना 6 दशमलव और 2 0 3 6 18, 2.6 के आसपास में आएगा। तो यहाँ पर एक Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को आ गया 2.6, तो +3 से 2.6 हुआ, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि Fe2O3 जो है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी रिडक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ये ठीक है कि इधर भी आयरन ऑक्साइड ही है, इधर भी आयरन ऑक्साइड ही है, नहीं, लेकिन क्या दोनों आयरन ऑक्साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है? तो नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कम है। इसका मतलब हुआ कि जरूर Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पर चेक करो Fe3O4 Fe में बदल रहा है। नहीं, तो Fe3O4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम अभी निकाले हो 2.6, तो यहाँ पर कितना है बाबू, 2.6। यहाँ पर Fe अकेला है, जब अकेला तो क्या मानते हैं 0, तो 2.6 से 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। नहीं, तो यहाँ भी Fe3O4 का क्या हो रहा है बाबू, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको सब कुछ ढंग से बताया। मैंने आपको ये बताया कि आयरन ऑक्साइड का अवकरण के बारे में कोई पूछता है तो पहले सोचो कि आयरन ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं। तो 3 तरह के, FeO, Fe2O3 और Fe3O4, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब कोई बोलता है कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? नहीं, तो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब हुआ कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो और प्रोडक्ट जब बने तो उस समय आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट साइड में जो हम लोगों का आयरन ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नहीं, ये बात याद रखना होगा। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाए। यहां से देखा जाए, यहाँ पर एक इलिंगम डायग्राम जो है, इलिंगम डायग्राम से ही हम लोग एक पार्ट निकाल के रखे हुए हैं। इलिंगम डायग्राम से ही एक पार्ट निकाल कर हम यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें 3 कलर का लाइन खींचा हुआ है। एक है आपका येलो कलर का लाइन, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये जो येलो कलर का लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो, 2C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो येलो कलर का लाइन जो है वो लाइन कहलाएगा CO लाइन। क्या कहेंगे इसको, CO लाइन। ध्यान रखना है, बोलने का तरीका है कि C भाई CO में बदल रहा है, इसको बोलते हैं CO लाइन, ऐसा बोला जाता है, बोलने का तरीका है। चलो, अब तुम जो व्हाइट कलर का लाइन है उसको तुम ध्यान से देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, 2CO + O2 CO2 बदल रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट वाले लाइन को CO लाइन। इसको क्या बोलेंगे, O2 लाइन, इसको बोला जाता है CO लाइन, ऐसा बोल सकते हो। अब ये जो थोड़ा ब्लू कलर का तुमको लाइन दिख रहा है, स्काई ब्लू टाइप का लग रहा है, नहीं, तो इसमें तुमको FeO2 से रिएक्शन करके FeO में बदल रहा है, यानी ये लाइन कहलाएगा FeFeO लाइन। फिर देखो O2 तो सब में कॉमन है, O2 नहीं, O2 अलग क्या है, तो यही FeFeO में, 2C CO में, CO में। तो ऐसे ही इसको हम लोग क्या बोलेंगे, FeFeO में बदल रहा है, तो इस लाइन में क्या बोलेंगे, FeFeO लाइन। ये ध्यान रखना होगा। ये ग्राफ मैंने कहाँ से खींचा है, नहीं, ये ग्राफ मैंने एलिंगम डायग्राम में जो बहुत सा लाइन खींचा होता है उसी में से मैंने 3 लाइन को निकाल लिया है। किसका भाई, तो FeFeO लाइन, CO लाइन और CO2 लाइन, 3 लाइन को मैंने निकाल लिया और उन लाइन को मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ध्यान समझना है।
अब एलिंगम डायग्राम है भाई, तो एलिंगम डायग्राम किसके किसके बीच में होता है? ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा जी को और ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा ताप को। नहीं तो डेल्टा जी और ताप के बीच में ही एलिंगम डायग्राम खींचा गया था, ये हम लोग पिछले क्लास में बताए थे आपको। नहीं अब इसमें हम लोग को जो लाइन खींचा हुआ है, इन लाइन को अब ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाबू। नहीं ध्यान से इसको समझ जाएंगे तो हम लोग को आयरन का एक्सट्रैक्शन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझने की कोशिश करो क्या यहाँ पर है, ध्यान से देखें हम लोग। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको एक टेम्परेचर खींचा गया है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 1073 केल्विन। इस ग्राफ में यहाँ पर टेम्परेचर कितना है बाबू? 1073 केल्विन। अब 1073 केल्विन से थोड़ा तुम ऊपर आओ, यानी इससे आगे बढ़ो। तो जब तुम इससे आगे बढ़ते हो तो तुम क्या देख रहे हो? 1073 केल्विन ताप से आगे बढ़ो तो तुम ध्यान से देखोगे तो येलो वाला लाइन, येलो वाला लाइन इस ब्लू वाले लाइन के नीचे है। नहीं ध्यान से मेरी बात सुनो, येलो वाला लाइन इस ब्लू वाले लाइन के क्या है? नीचे है। हम ब्लू वाले लाइन को ही मेन लाइन मानेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को आयरन ऑक्साइड में से आयरन को निकालना है। नहीं तो हम लोगों को पता है, एलिंगम डायग्राम बताया गया है कि प्रत्येक नीचे वाला लाइन, प्रत्येक नीचे वाले लाइन का जो मेटल होता है, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, देखा जाए प्रत्येक नीचे वाला जो लाइन होता है, नहीं प्रत्येक नीचे वाला जो लाइन होता है, जिस एलिमेंट का नीचे वाला लाइन होता है वो ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन करा देता है। नहीं तो 1073 केल्विन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो CCO लाइन जो है, CCO लाइन वो FeFeO लाइन के क्या है? नीचे है। नहीं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो कार्बन उपस्थित है, यह कार्बन आयरन ऑक्साइड का FeO या यहाँ पर जो भी आयरन ऑक्साइड होगा उस आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा। यही हम लोग एलिंगम डायग्राम पढ़े थे कि प्रत्येक नीचे वाला लाइन ऊपर वाले लाइन के ऑक्साइड को रिडक्शन करवा देगा। नहीं तो नीचे वाले लाइन किसका है भाई? तो कार्बन का। नहीं हमको यहाँ पे CO नहीं लेना है, कार्बन लेना है। नहीं इसका कार्बन लेंगे और इसका ऑक्साइड लेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसका कार्बन इसके आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा क्योंकि ये नीचे है, ठीक है? चलो तो हम लोग को वही बात लिखा हुआ है, ढंग से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो तो, 1073 केल्विन ताप से ज्यादा ताप पर बढ़ रहे हैं तब, ठीक है? CCO लाइन FeFeO लाइन के नीचे है, CCO लाइन FeFeO लाइन के क्या है? नीचे है। तो मैंने लिख दिया है, देखा इससे स्पष्ट होता है कि 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर कार्बन यानी कि कोक, कार्बन यानी कि कोक, देखो हम उसी को घेरे हैं, कार्बन यानी इसी को कोक कहते हैं, यानी कोयला कहते हैं, ध्यान रखना है। तो 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर कोक आयरन ऑक्साइड का अवकरण करवा देगा, ध्यान रखना है। नहीं 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर, अगर इससे कम ताप पर हम बात करते तो ये येलो लाइन जो है, CCO लाइन जो है, वो इस लाइन के ऊपर हो गया है। 1073 केल्विन से अगर हम लोग पहले आते तो क्या यहां पर कार्बन इस आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करा सकता है? नहीं, क्योंकि 1073 केल्विन के पहले जो CCO लाइन है, CCO लाइन जो है वो FeFeO लाइन के क्या है? ऊपर है, ध्यान रखना है। नहीं लेकिन 1073 केल्विन से आगे बढ़ रहे हैं तो ये CCO लाइन जो है वो FeFeO लाइन के क्या है? नीचे है। नहीं तो अगर नीचे है तो इसमें उपस्थित कार्बन इसमें उपस्थित आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देगा। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात कोक आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर आपका जो कोक लिखा गया है, ये कोक का मतलब क्या है? कार्बन यानी कोयला। यहाँ पर जो आपका कार्बन है वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? तो ये काम करेगा आयरन ऑक्साइड के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है? इसको पढ़ने से पहले एलिंगम डायग्राम का जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इसके पहले वाला जो लेक्चर पढ़ाया था वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो पढ़िएगा तभी ये बात समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया ये बात। चलो अब उसी का एग्जाम्पल हम लोग को दिया है, उसको देख लेते हैं। देखा जाए यहाँ पर लिखा हुआ है कि FeO
आयरन ऑक्साइड और प्लस यहाँ पे कार्बन। ये कार्बन कैसे काम करेगा बाबू? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये रिएक्शन हम कितने केल्विन पर लिख रहे हैं? तो 1073 केल्विन ताप से ज्यादा ताप पर, ताप से ज्यादा ताप पर उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 1073 केल्विन ताप से ज्यादा ताप पर कार्बन यानी कि कोक आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे होता है और इसका ग्राफ ऊपर होता है। तो अब इनके इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो ये कार्बन इसका ऑक्सीजन क्या करेगा? छीन लेगा। नहीं, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा? Fe, और प्लस में हम लोग क्या आ जाएगा? CO गैस, ध्यान रखना है, Fe सॉलिड। तो इस तरह से हम लोग का बन जाएगा। देख लो ये रिएक्शन बैलेंस भी आपका Fe1 नहीं, कार्बन एक ऑक्सीजन एक बैलेंस है। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखा जाए तो FeO का क्या होगा? रिडक्शन। FeO क्या होगा? रिडक्शन। और कार्बन का क्या होगा? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। नहीं, आप चेक कर सकते हो, अभी मैंने बताया भी था। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +2 है। और यहाँ पर कितना आ गया बाबू? अकेला है, तो क्या मानते हैं? 0। यहाँ पे +2 से क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। तो रिडक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, आपको ध्यान रखना है। तो 1073 केल्विन ताप, 1073 केल्विन ताप से ज्यादा ताप पर कार्बन आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसका रिडक्शन करवा देगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में ज्यादा होगा और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देख लो, हुआ है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो, यहाँ पे कार्बन क्या है? अकेला है। तो अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। नहीं, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसका क्या होगा? +2। तो देख सकते हो कि यहाँ पर इसका कार्बन का 0 से कितना हुआ है? +2 हुआ है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, या ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बाबू, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। चलो, अब हम बता चुके हैं कि आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो FeO भी हो सकता है, नहीं, या Fe2O3 भी हो सकता है, नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ये Fe2O3 जो है फेरिक ऑक्साइड, इसके लिए भी यह जो कार्बन होगा वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक, ध्यान रखना है। ये Fe2O3 जो है, नहीं, सॉलिड फॉर्म में ये कार्बन जो है उसके लिए भी कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब Fe2O3 अगर कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, Fe2O3 अगर कार्बन से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे बदल सकता है। ये हम लोग ध्यान दें अगर, तो ये हम लोग का बदल सकता है Fe में, प्लस यहाँ पे हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड Fe+, यहाँ से हम लोग CO लगा सकते हैं। Fe+ CO आपका यहाँ से भी बन सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो Fe+ CO यहाँ से भी बन सकता है। तो यहाँ पर 2 Fe है तो यहाँ पर 2 लगा दो, ध्यान रखना है। 2 यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का 3 लगा हुआ है तो यहाँ पे आप 3 CO लगा सकते हो। देख लो, बैलेंस है ना। आपका आयरन 2, यहाँ भी आयरन 2 बना, नहीं, और यहाँ पर हम 3 लगा दें अगर, तो हमारा काम बन जाएगा। देखो, तो 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो कितना था? +3 था। और यहाँ पर जो आयरन बना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 0 आ गया। नहीं, तो ये +3 से हम लोग का क्या हुआ बाबू? तो +3 से हम लोग का 0 हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा, ध्यान रखना है। और इसका क्या होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, फिर ये लिखा हुआ है कि ये दोनों अभिक्रिया स्वतः होगी, अर्थात इनके लिए ΔG का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। सही बात है भाई। नहीं, यहाँ पे कार्बन नीचे है, कार्बन का ग्राफ कहाँ है? नीचे है, नहीं, और इसका ग्राफ कहाँ है? ऊपर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग नीचे वाले को रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, नहीं, तो निश्चित रूप से अगर इन दोनों रिएक्शन के लिए अगर हम लोग ΔG गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निकालना चाहें तो उसका वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा, जो मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले पीछे वाला वीडियो देख लेंगे तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो, अब 1073 केल्विन से इधर का तो बात कर लिए, नहीं, 1073 केल्विन से ज़्यादा ताप पर। अब 1073 केल्विन से अगर कम ताप की बात करें, 1073 केल्विन से अगर हम लोग कम ताप की बात करें तब क्या होगा?
देखो तो अब इस लाइन के नीचे कौन सा लाइन है, 1073 केल्विन के अगर इधर हम आते हैं तो इस लाइन के नीचे देखना है, नहीं क्योंकि ब्लू ब्लू वाला जो लाइन है वही हमारा मेन लाइन है, ध्यान रखना है। तो 1073 केल्विन के इधर देख रहे थे तो ब्लू लाइन के नीचे कौन था, ये वाला लाइन था, येलो लाइन। तो येलो लाइन किसका था बाबू, कार्बन और CO यानी CCO लाइन था, ठीक है। अब इस टेम्परेचर के इधर आ जाओ, तो अगर इस टेम्परेचर के इधर आओगे तो अब इस ब्लू लाइन के नीचे कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन, व्हाइट लाइन। और व्हाइट लाइन किसका लाइन है बाबू, तो व्हाइट लाइन है तुमको CO और CO2 लाइन है, ये CO2 लाइन है, नहीं। और इस ब्लू लाइन को हम क्या कर रहे थे, FeFeO लाइन, इसको हम क्या कर रहे थे, FeO लाइन, FeFeO लाइन इसको बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से तुम समझो तो 1073 केल्विन के पहले, 1073 केल्विन के पहले CCO2 लाइन नीचे है और FeFeO लाइन ऊपर है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अब हमारा जो CO होगा बाबू ध्यान रखना, अब यहां पर जो हमारा CO होगा, ये CO आयरन ऑक्साइड के लिए, आयरन ऑक्साइड के लिए कैसे काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी इन दोनों में, नहीं ये हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना है, नहीं ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, किसके लिए भाई, तो आयरन ऑक्साइड के लिए। अब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आयरन ऑक्साइड FeO ही होगा, वो आयरन ऑक्साइड FeO हो सकता है, वो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हो सकता है, वो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 भी हो सकता है, नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1073 केल्विन ताप से कम ताप पर CO लाइन FeFeO लाइन के नीचे है, तो यहां पर CO आयरन ऑक्साइड के लिए, यहां CO याद रखना है 1073 केल्विन से कम ताप पर, नहीं CO आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा। इस पर मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलो अब देखते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 1073 केल्विन से कम ताप पर CO2 लाइन, देख रहे हो CO2 लाइन FeFeO लाइन के नीचे है, नहीं FeFeO लाइन के क्या है, नीचे है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 1073 केल्विन से कम ताप पर CO आयरन ऑक्साइड का अवकरण करवा देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो CO जो है वो आयरन ऑक्साइड का अवकरण करवा देगा, ये ध्यान रखना है। अर्थात CO आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा, ध्यान रखना है। आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब किसके लिए, आयरन ऑक्साइड के लिए। और आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या क्या हो सकता है बाबू, तो FeO हो सकता है, Fe2O3 हो सकता है, Fe3O4 हो सकता है, इनमें से किसी का भी ये क्या करा देगा, नहीं इन सब का ये क्या करा देगा, ये जो CO है वो इन सब का क्या कराएगा, तो रिडक्शन करवा देगा, नहीं ध्यान रखना, इन सब का वो रिडक्शन करवा देगा। और CO का खुद क्या होगा, तो CO जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग को दो बातें क्लियर हुई, एक तो 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करेगा, कार्बन, किसके लिए, आयरन ऑक्साइड के लिए। एकदम दिमाग में बैठा लेना है इस बात को। फिर से बोल रहा हूं, 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर, नहीं कौन हमारा होगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा आयरन ऑक्साइड के लिए। उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, याद रहे, ठीक है। लेकिन 1073 केल्विन से कम ताप पर अब यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किसके लिए बाबू, आयरन ऑक्साइड के लिए। यही मेन बात है, नहीं जिसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखा जाए। अब यहां से देखा जाए तो दिया हुआ है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड दिया हुआ है, और यहां से अब रिड्यूसिंग कौन हमारा दिया गया है, CO। ये जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो कितने ताप पर लिख रहे हैं, तो 1073 केल्विन से
कम ताप पर, कम ताप पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 173 केल्विन से ज़्यादा ताप होता तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट CO नहीं होता, सिर्फ C होता। तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, ध्यान रखना है। तो Fe2O3 का क्या होगा बाबू? तो रिडक्शन होगा। नहीं तो यहाँ पर जब Fe2O3 ओ से रिएक्शन करता है कितना टेम्परेचर पे? 573 केल्विन से 673 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है। नहीं तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, लेकिन उतना अच्छा रिडक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ रिडक्शन से आपको क्या बनता है? मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4 और प्लस में बनता है CO2 गैस। नहीं ध्यान रखना है। तो यहाँ पर CO जो है वो बदलता है CO2 में, और जो हम लोगों का फेरिक ऑक्साइड है ये बदल जाता है मिक्स्ड ऑक्साइड में, Fe3O4 में बदल जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले निकाल चुके हैं कि +3 है, और यहाँ पर भी हम निकाल चुके हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2.6 होता है। ठीक है, आप निकाल चेक कर लेना। तो यहाँ पर +3 से कितना हो रहा है? +3 से हो रहा है 2.6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? +3 से 2.6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है बाबू, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर Fe2O3 क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा। चलो यहाँ पर देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना होगा? +2 होगा। नहीं, और यहाँ पर जब तुम निकालोगे तो x-4, तो यहाँ पर कितना आएगा? x-4 बराबर 0, तो x बराबर +4 आएगा। तो यहाँ पर देख लो, +2 से कितना हुआ? +4 हुआ। तो अगर +2 से कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा नहीं, और इसका रिडक्शन करा देगा। तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर कम रहे बाबू, ध्यान रखना है टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कम रहे 573 से 673 केल्विन रहे, तो उस समय फेरिक ऑक्साइड जो है, एकदम याद रखना होगा, फेरिक ऑक्साइड जो है वो बदलता है आपका मिक्स्ड ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड जो है वो बदलता है मिक्स्ड ऑक्साइड में, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तब, 573 केल्विन से 673 केल्विन है तब। ठीक है, अब चलो इस मिक्स्ड ऑक्साइड को फिर यहाँ पर लिख दिए। अब यही मिक्स्ड ऑक्साइड जो है वो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है। यह अभी फिर हमारा इसके लिए भी यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कब? जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस टेम्परेचर ज्यादा होगा तब। तो टेम्परेचर यहाँ 573 से 673 था, अब यहाँ देखो 773 केल्विन से 873 केल्विन हो गया। नहीं तो अगर टेम्परेचर कम हुआ, यानी अब इस टेम्परेचर पर 573 केल्विन से 673 केल्विन पर अगर कोई कहे कि Fe3O4 का हम रिडक्शन करवा दें कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो नहीं होगा, ध्यान रखना है, तो नहीं होगा। इस टेम्परेचर पर 573 से 673 केल्विन पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसका रिडक्शन नहीं करा पाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिए 573, इतना टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर बढ़ा देगा, और 773 केल्विन से 873 केल्विन कर दें, तो ये जो Fe3O4 देखो यहाँ पर आ गया, अब इसका रिडक्शन हो जाएगा। और कौन करवा देगा? तो वही CO जो इस ताप पर इसका रिडक्शन नहीं करा पा रहा था, अब इसका रिडक्शन करवा देगा। तो अब यहाँ पर देखो, तो Fe3O4, यहाँ पर Fe कितना था बाबू? 2.6, ध्यान रखना है। अब ये CO से रिएक्शन करके Fe में कन्वर्ट कर जाता है, ध्यान रखना है, कोचिंग कन्वर्ट करता है, Fe में कन्वर्ट कर जाता है, और प्लस में आपका क्या निकलता है? CO2 गैस आपका निकलता है। क्या निकलता है आपका? CO2 गैस आपका निकलता है। तो यहाँ से आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, जैसे ऊपर रिएक्शन में बैलेंस हो, तो यहाँ पर Fe2 है, तो Fe2 यहाँ पर आप 3 लगा दो, 3 × 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 लगा दो, नहीं तो 3 × 6 हो जाएगा, आयरन बैलेंस है। और ऑक्सीजन आपका इधर 4 है, उधर 2 6 है। नहीं, और हम लोग देखें अगर, तो इधर हम लोगों का ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 × 3 = 9, और यहाँ पर एक 10। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का 4 × 2 = 8 और 2 10 बैलेंस है। नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हम लोग का देख लो, 3 × 3 = 9, और यहाँ पर एक 10, और यहाँ पर हम देखें अगर, तो 4 × 2 = 8 और 2 10 बैलेंस है। और कार्बन एक उधर भी है, इधर भी कार्बन एक है, तो बैलेंस है। चलो अब इस रिएक्शन में देख लेते। नहीं तो इस रिएक्शन में Fe3 है, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 3 Fe हो जाएगा। नहीं, अब ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग के पास यहाँ पर 4 है।
तो Fe3O4, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है 5। तो ऐसा करते हैं, इसमें 4 लगा दो और इसमें भी हम लोग अगर 4 लगा दें तो देखो तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और ये 4 8 बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग को समझ में आया कि 1073 केल्विन से कम ताप पर, 1073 केल्विन से कम ताप पर हम लोग का Fe2O3, हम लोगों का Fe2O3 कन्वर्ट करेगा Fe3O4 में। कैसे कन्वर्ट करेगा, Fe3O4 में कन्वर्ट करेगा। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा डेविएट जा रहे थे, यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग देखें अगर, तो समझने की कोशिश करो। यहां पर ये दोनों संभावना है, या ऐसा हो सकता है कि जो आपका फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 जो है, वो हम लोगों का CO से रिएक्शन करे। यहाँ पर CO जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, पहला जो रिएक्शन था Fe2O3 ही था, CO ही था, लेकिन टेम्परेचर कितना था, 573 से 673। यहाँ भी वही रिएक्शन Fe2O3 CO CO रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग ही तरह काम करेगा, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बदल गया। तो जब टेम्परेचर बदल जाएगा तो इस टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, तो यहाँ भी इसका रिडक्शन होगा, यहाँ भी इसका रिडक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड FeO बनेगा, और प्लस में CO तो CO2 में ही बदलेगा भाई, ये तो कॉमन है कि CO जो है वो तो CO2 गैस में ही बदलेगा। अब इसमें Fe2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो, ध्यान रखना है, ठीक है। 2FeO, तो यहाँ से आपका 2 2 4, और यहाँ से 3 और 1 4 बैलेंस हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ये सब बातें ध्यान में रखनी होंगी, ये सब बात आपको ध्यान में रहेगा तभी, ये सब बात आपको ध्यान में रहेगा तभी जो है आप आयरन का एक्सट्रैक्शन ठीक तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने वही से आपको बता दिया। यहाँ से लिखा हुआ है कि इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन अलग अलग ताप पर होता है, ध्यान रखना है, अलग अलग ताप पर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फिर से बता दूं कि 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा आयरन ऑक्साइड के लिए, ठीक है। फिर मैंने बताया कि 1073 केल्विन से कम ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये काम करेगा नहीं आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब मैंने बताया कि अगर फेरिक ऑक्साइड रहे और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों के बीच में अगर आप रिएक्शन कीजिएगा नहीं, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, ये तो फैक्ट है नहीं। अब रिडक्शन जब इसका होगा और टेम्परेचर अगर 573 से 673 केल्विन रहेगा, तो इस टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच के रिएक्शन से आपका मिक्स्ड ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 बनेगा, और प्लस CO तो CO2 में ही बदलेगा, ये तो सब में वही बात है नहीं। CO2 को CO कौन सी में बदलेगा, CO2 में बदलेगा, प्रोडक्ट में देख लो CO2 सब में वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो उस केस में मिक्स्ड ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। बैलेंसिंग तो बात की चीज है, पहले आप प्रोडक्ट ध्यान रखिए। फिर हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर जो मिक्स्ड ऑक्साइड बनता है, इस मिक्स्ड ऑक्साइड का भी रिडक्शन हो सकता है, इस मिक्स्ड ऑक्साइड का भी रिडक्शन हो सकता है नहीं, किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, अगर टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो, यानी 773 केल्विन से 873 केल्विन हो, तो उस टेम्परेचर पर इस मिक्स्ड ऑक्साइड का भी रिडक्शन होता है और वो क्या बनाया जाता है, आयरन बनाया जाता है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर 2.6 है और यहाँ पर कितना है 0, तो 2.6 से 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। या लिखा हुआ है हम लोग को, या पे आ जाओ, तो फेरिक ऑक्साइड नहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच अगर रिएक्शन करते हैं और टेम्परेचर अगर हम लोग का सीधे 773 से 873 हो नहीं, तो ध्यान रखना है कि ये सीधे आपका फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा और प्लस आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ये सब बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे है। अब एक टर्म लिखा हुआ है इसमें, पायरोमेटलर्जी, उत्ताप धातु कर्म की क्या है नहीं, उत्ताप धातु कर्म की क्या है, तो पढ़ लेते हैं। किसी धात्विक ऑक्साइड को उपयुक्त अवकारक के साथ गर्म करके धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को ही उत्ताप धातु कर्म की कहते हैं, ध्यान रखना है।
यानी कोई भी धात्विक ऑक्साइड ले लो, जैसे अभी हम लोग क्या ले रहे थे, आयरन का ऑक्साइड ले रहे थे, नहीं, और आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे थे, या तो कार्बन के साथ या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो अगर किसी धात्विक ऑक्साइड का, कोई धात्विक ऑक्साइड हम ले लिए और उसका अवकरण कराने के लिए हम कोई एलिमेंट ले लिए, नहीं, और अवकरण करवा के हम लोग क्या किए कि उसमें से धातु को प्राप्त कर लिए, नहीं, यानी धातु और ऑक्सीजन को अलग कर दिए एक रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से और धातु को प्राप्त कर लिए, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पायरोमेटलर्जी या उत्ताप धातु कर्म की कहते हैं। अब पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, किसी धात्विक ऑक्साइड को उपयुक्त अवकारक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखना है, के साथ गर्म करके धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया को ही उत्ताप धातु कर्म की कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल है, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड ले लो, नहीं, और मेटालिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करना है, यानी मेटल को अलग, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अवकारक यूज करना होगा, नहीं, तो किसी भी धात्विक ऑक्साइड का अवकरण कराने के लिए आप एक अवकारक उपयोग करते हैं, नहीं, और अवकारक को उपयोग करके जो धातु आप प्राप्त करते हैं उसी प्रक्रिया को पायरोमेटलर्जी कहते हैं, ठीक है। अब पायरोमेटलर्जी का ही एक पार्ट है स्मेल्टिंग, प्रगलन, ये पायरोमेटलर्जी का ही पार्ट है, प्रगलन, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें तो सीधे बोल दिया कि अवकारक के साथ गर्म करने पर, लेकिन स्मेल्टिंग, प्रगलन जो है, इसमें कंफर्म है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो आपका या तो कार्बन होगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बोल दिया कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है, वो कोई भी रिड्यूसिंग हो सकता है। एलिंगम डायग्राम में जो भी नीचे वाले हैं, नहीं, वो सभी नीचे वाले मेटल अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड का अवकरण करा सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। लेकिन जब हम स्मेल्टिंग की बात करेंगे तो स्मेल्टिंग में क्या होगा, ध्यान से पढ़ो, धातु ऑक्साइड का अवकरण, देख लो, कंफर्म कर दिया, कार्बन, नहीं, कार्बन के साथ करवाकर धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रगलन कहते हैं, ध्यान रखना है। तो धातु ऑक्साइड का अवकरण कार्बन के साथ करवाकर धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। तो ये बात भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाए, हम लोग अगले पॉइंट पे आए। अब हम लोग का आ गया मेन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, आयरन का इसके ऑक्साइड अयस्क से निष्कर्षण। चलो, तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे आयरन ऑक्साइड का कुछ थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। पायरोमेटलर्जी क्या है वो मैंने पढ़ लिया। स्मेल्टिंग क्या है भाई वो भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब स्मेल्टिंग के बाद हम लोग क्या आता है, नहीं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है, बोर्ड एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछता है भाई, ध्यान रखना है, 5 नंबर का। तो आपको पीछे वाला जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब नहीं लिखना है। अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन आता है, यानी कि लोहे का निष्कर्षण अगर आपको आता है कि लोहे का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं आप लिखिए, तो आपको यहाँ से लिखना होगा, ध्यान रखना, जहाँ से अभी मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको लिखना होगा। चलो, तो हम लोग को देखा जाता है, लिख रहा हुआ आयरन का इसके ऑक्साइड अयस्क से निष्कर्षण। तो क्या करना है, देखिए, अगर तो हम लोग को बोल रहा है कि आयरन का निष्कर्षण, ध्यान से पढ़ना है, आयरन का निष्कर्षण करने के लिए सामान्यतः हेमेटाइट अयस्क का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को अगर आयरन का एक्सट्रैक्शन करना है, नहीं, यानी कि अगर हम लोग को आयरन को निकालना है अयस्क से, नहीं, तो आयरन के तो बहुत सारे अयस्क होते हैं, नहीं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, बहुत सारे अयस्क हैं, ध्यान रखना है। अब उन सभी अयस्कों में हमारा आयरन का मुख्य अयस्क कौन है, हेमेटाइट, नहीं, तो हेमेटाइट से ही जनरली आयरन को निकाला जाता है। पहला पॉइंट ये आ गया। चलो, अब ये जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट अयस्क में क्या क्या उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है। तो हेमेटाइट अयस्क में Fe2O3 उपस्थित रहता है, FeO उपस्थित रहता है, S8 उपस्थित रहता है, P4 उपस्थित रहता है, As आर्सेनिक उपस्थित रहता है, वाटर उपस्थित रहता है, SiO2 उपस्थित रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जनरली देखा जाए बुक में, नहीं, हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं तो हेमेटाइट अयस्क का फॉर्मूला सिर्फ लिख देता है Fe2O3, लेकिन ध्यान रखना है कि हेमेटाइट अयस्क, नहीं, तो हेमेटाइट जो अयस्क होते हैं उसमें फेरिक ऑक्साइड के साथ बहुत सारी चीजें उपस्थित रहती हैं,
नहीं, तभी ना उन लोगों को अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रक्रिया पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। तो जब भी कोई बोलता है कि हेमेटाइट अयस्क में क्या क्या उपस्थित होता है भाई, तो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, वाटर और सिलिका SiO2 हम लोग का प्रेजेंट रहता है, यानी सैंड प्रेजेंट रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें ये दोनों जो है, इसमें लोहा दिख रहा है, नहीं इसमें भी लोहा दिख रहा है, तो ये दोनों तो हमारे अयस्क के भाग हो गए, ये हमारे इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि इन्हीं में से लोहा हमको निकालना है। लेकिन इसके अलावा ये जितने भी इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी इधर लोग सब दिखाई दे रहे हैं जो अयस्क के साथ उपस्थित हैं, ये सभी क्या है, अशुद्धियां। ये सभी हमारी क्या हैं, अशुद्धियां हैं, ध्यान रखना है। तो ये सभी हमारे अशुद्धियां हैं, उनको मैंने लिख दिया, ध्यान रखना है। तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि हेमेटाइट कहने का मतलब खाली Fe2O3 मत समझ जाइएगा। Fe2O3, FeO, Acet, P4, AS, H2O, SiO2 ये सब उसमें उपस्थित होते हैं। अब इन सब अशुद्धियों को अलग किया जाता है, नहीं, और फिर ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, तब जाके आयरन आपको प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। चलो, तो अब कैसे हम लोग इन अशुद्धियों को अलग करेंगे, उन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं, देखा जाए। यहाँ लिखा हुआ है कि आयरन का निष्कर्षण करने के लिए हमें निम्नलिखित स्टेप से गुजरना पड़ता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, पहला अयस्क का सांद्रण, तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं, अयस्क का सांद्रण, हेमेटाइट अयस्क जो है ये बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले उन पत्थरों को तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, नहीं, और उनका द्रवीय धावन किया जाता है, नहीं, यानी अयस्क को पहले जो उसमें मिट्टी होता है, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उनको पहले हाई प्रेशर से क्या किया जाता है, धो धा के पहले साफ कर दिया जाता है, ध्यान रखना है। फिर चुंबकीय पृथक्करण भी किया जाता है, ध्यान रखना है। और इससे क्या होता है, जो आपका अयस्क होता है वो साफ सुथरा हो जाता है। तो सबसे पहला काम होता है अयस्क का सांद्रण, नहीं, तो अयस्क के सांद्रण में सब पॉइंट आ गया, तोड़ना, पीसना, धोना, चुंबकीय पृथक्करण करना, ये सब प्रक्रिया इसमें आ गया, ध्यान रखना है। तो बस छोटा सा पॉइंट हम लोग को लिख देना है कि पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, तो स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, निस्तापन यानी कैल्सिनेशन करना है। तो जो साफ सुथरा अयस्क होता है उसको वायु की सीमित मात्रा में, निस्तापन हम लोग पढ़ चुके हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है भाई, तो साफ सुथरे अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन करने से होता क्या है भाई, तो नमी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप गर्म कीजिएगा तो जो H2O चिपका होगा उसके सरफेस पर वो सब उड़ जाएगा, तो जो अयस्क हो जाएगा वो सूखा हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो वही सब हम लोग को लिखा रहता है, पढ़ते हैं। इस स्टेप में सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क का मतलब साफ सुथरा अयस्क का क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। तो निस्तापन का मतलब क्या होता है बाबू, हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं, किसी भी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या वायु की सीमित मात्रा में जब हम लोग गर्म करते हैं तीव्रता के साथ, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, चलो निस्तापन करने के कारण क्या होगा भाई, जिसके कारण क्या होगा, तो नमी खत्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। वाष्पशील अशुद्धियां सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक हट जाती हैं, ध्यान रखना है। जैसे सल्फर किस रूप में फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसेट फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि सीमित मात्रा ऑक्सीजन का आप यूज किए हैं, तो S8O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और SO2 गैस में कन्वर्ट करके बाहर निकल जाता है। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P4O10 गैस का फॉर्मेशन करता है और ये भी बाहर निकल जाता है। आर्सेनिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके AS2O3 का रिएक्शन करता है और ये भी हम लोग का गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ध्यान रखना है। तो निस्तापन करने से बहुत सारी जो अशुद्धियां थी, एसेट, P4, आर्सेनिक, ये सब क्या हो गई, तब हटना शुरू हो गई, ध्यान रखना है। नहीं, गर्म किए तो नमी खत्म हो गई, जो वाटर चिपका रहता है वो भी उतर गया। नहीं तो सोचो, हेमेटाइट के साथ H2O था, उड़ गया, हेमेटाइट के साथ सल्फर था, उड़ गया, हेमेटाइट के साथ फास्फोरस था, उड़ गया, हेमेटाइट के साथ आर्सेनिक था, वो भी उड़ गया। नहीं तो मैक्सिमम लोग जो थे वो क्या हो गए, उड़ गए कैल्सिनेशन करने के कारण। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो हेमेटाइट पर अब हमारा क्या बच गया, FeO बच गया। ठीक है, चलो, तो FeO तो काम का चीज है, क्यों भाई, क्योंकि हमको तो आयरन ही निकालना है और FeO में आयरन है कि नहीं है, नहीं, तो ध्यान रखना है। अब कैल्सिनेशन करने का होता क्या है कि जो FeO है ये O2 से रिएक्शन करके Fe2O3 में कन्वर्ट कर जाता है, ध्यान रखना है। तो ये FeO क्या है, फेरस ऑक्साइड, ये FeO क्या है बाबू तुम्हारा, फेरस ऑक्साइड है, ध्यान रखना है। और ये फेरस ऑक्साइड कैल्सिनेशन करने के कारण कौन सी में बदलता है, फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, ध्यान रखना है। कौन सी बदल गया, फेरिक ऑक्साइड में। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है,
यहां पर यह ध्यान रखना है कि यदि ये फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अगर FeO को Fe2O3 में नहीं बदला गया, Fe2O3 में नहीं बदला गया तो यह FeO SiO2 से अभिक्रिया करके SiO2 से अभिक्रिया करके FeSiO3 का निर्माण कर लेगा। ध्यान रखना है। और ये जो आपका FeSiO3 है, ये FeSiO3 क्या है आपका? स्लैग नहीं। और स्लैग क्या होते हैं? तो भारी होते हैं। और ये भारी होंगे तो ये बर्तन के तल पर नीचे बैठना शुरू कर देंगे, बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाएगा। ध्यान रखना है। अब अगर बर्तन के तल पे नीचे बैठ जाएगा तो इस FeSiO3 में जो आपका Fe था वो भी तो नीचे बैठ गया भाई। ध्यान रखना है। तो इससे हमको क्या होगा? इससे Fe यानी आयरन का लॉस होगा। इससे आयरन का लॉस होगा। ध्यान रखना है। ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो फेरस ऑक्साइड है, नहीं, अगर इसको हम फेरिक ऑक्साइड में नहीं बदले, ध्यान रखना है, तो ये FeO हेमेटाइट अयस्क में एक SiO2 इंप्योरिटी भी उपस्थित है। तो ये FeO और SiO2 ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और FeSiO3 का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि धातुमल कहलाता है, स्लैग कहलाता है। नहीं, और वो धातुमल भारी होते हैं, वो बर्तन तल पर नीचे बैठ जाएंगे। तो नीचे बैठेंगे तो आपका कुछ आयरन के कण जो एक्स्ट्रा आपको मिल सकते थे निष्कर्षण के दौरान, वो सब तो नीचे बैठने लगेंगे। ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको लॉस होगा, आयरन का लॉस हो जाएगा। ध्यान रखना है। जितनी मात्रा में आप अयस्क से आयरन निकाल सकते थे उतनी मात्रा में नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग को FeO को Fe2O3 में बदलना जरूरी है, क्योंकि जो Fe2O3 है, ध्यान रखना है, ये जो Fe2O3 आप लिख रहे हो, ये Fe2O3 जो है ये SiO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान रखना है। ठीक है। तो SiO2 जो है वो Fe2O3 के साथ रिएक्शन तो करता नहीं है, वो FeO के साथ करता है। तो अगर हमको आयरन बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? FeO का ऑक्सीडेशन करा के इसको Fe2O3 में बदलना होगा। ध्यान रखना है। तो यही हम लोग को FeO का ऑक्सीडेशन कराया गया और उसको Fe2O3 में बदल दिया गया ताकि आयरन का लॉस नहीं हो। आई होप मेरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बाबू। देखा जाए अब अगला है हम लोगों को कि कैल्सिनेशन करने से जो अयस्क होते हैं वो पोरस हो जाते हैं, यानी कि छिद्रयुक्त हो जाते हैं। सही बात है। जो अयस्क होंगे वो क्या हो जाएंगे? पोरस हो जाएंगे, छिद्रयुक्त आपको हो जाएंगे। तो वो हम लोग को बताया गया। ठीक है। अब स्टेप 3 यानी प्रगलन यानी स्मेल्टिंग करना है। ठीक है। तो प्रगलन यानी स्मेल्टिंग करना है। अच्छा, स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग क्या है भाई? तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नहीं, उन मेटालिक ऑक्साइड का कार्बन या कोक के साथ, कार्बन या कार्बन को ही यहाँ पे कोक कहता है, कोक मतलब कोयला होता है। नहीं, मेटालिक ऑक्साइड, तो यहाँ मेटालिक हमारे पास कौन है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन या तो कार्बन से या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा कर हमको क्या करना है? ऑक्सीजन को निकाल लेना है और हमको आयरन को प्राप्त करना है। ठीक है। चलो, तो अगला स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्मेल्टिंग, प्रगलन करना है। तो प्रगलन करने के लिए क्या करना है? अब इसी प्रगलन के लिए हम लोग पढ़े थे, याद करो, 1073 केल्विन से ज्यादा ताप और 1073 केल्विन से कम ताप। 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर, 1073 केल्विन से ज्यादा ताप पर कौन? हम लोगों का कार्बन, कार्बन जो होगा यानी कोक जो होगा यानी कोयला जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा। किसके लिए? आयरन ऑक्साइड के लिए। और 1073 केल्विन से कम ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट तरह काम करेगा। किसके लिए? आयरन ऑक्साइड के लिए। ठीक है। तो ये सब बात याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब यहां से देखें अगर हम लोग, तो क्या लिख रहा है? निस्तापन के बाद
स्मेल्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। चलो भाई समझ में आ रहा है। अब स्मेल्टिंग करवाने के लिए जो कैल्सिनाइड अयस्क है, कोक तथा लाइमस्टोन को 8:4:1 रेशियो में मिलाकर ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। ध्यान रखना है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है। उसी समय उस ब्लास्ट फर्नेस में गर्म हवा निचले पेंदे से प्रवाहित की जाती है। ध्यान रखना है। तो स्मेल्टिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन हमको लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अगले क्लास में हम लोग स्मेल्टिंग को ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक पहले आप इतना पढ़ लीजिए। नहीं, अगले क्लास में जो हम लोग वीडियो डालेंगे वो आपका स्मेल्टिंग के बारे में हम लोग डिटेलिंग कर देंगे, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।